छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सब ऑडिटर अर्थात उप अंकेक्षक का एग्ज़ाम 5 जुलाई 2026 को है। इसके लिए हम लोग आप लोगों को यहाँ पर निःशुल्क एमसीक्यू सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे थे, जिसमें हमने अभी तक क्लास 9 तक आप लोगों को 9 वीडियो प्रोवाइड कराया है, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील किया है, जो इंडिया के कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में ऑडिटर और सब ऑडिटर एग्ज़ाम से संबंधित है। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन है वो मैनेजमेंट टॉपिक के ऊपर रहेगा। सिलेबस में आपके मैनेजमेंट दिया हुआ है और मैनेजमेंट के हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील करेंगे जो इंडिया के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इससे पहले 9 क्लासेस डल चुका है, तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जा करके उप अंकेक्षक वाले फोल्डर में या उप अंकेक्षक वाले प्लेलिस्ट में जा करके, सब ऑडिटर वाले प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग क्लास 1 से सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है आज का, प्रबंधन का सबसे पहला और प्राथमिक कार्य कौन सा होता है? यदि आप प्रबंधन मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसका सबसे पहला और सबसे जो आपका प्राथमिक कार्य कौन सा होना चाहिए? संगठन, नियंत्रण, नियोजन या निर्देशन? सही उत्तर है दोस्तों इसका नियोजन। ठीक है, नियोजन प्रबंधन का क्या है? प्राथमिक कार्य है। इसके बिना संगठन या आपका निर्देशन या नियंत्रण अर्थात आपका इसके बिना जो आपका संगठन करना है ना, कॉन्स्टिट्यूट करना सभी चीज़ों को, या आपका निर्देशन डायरेक्शन देना या कंट्रोलिंग करना, को ऐसे अन्य कार्य शुरू ही नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे पहले क्या है आपका नियोजन अर्थात प्लानिंग सबसे पहला है प्रबंधन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। नियोजन क्या है? भविष्य के को पकड़ने के लिए, है ना, भविष्य को पकड़ने के लिए या भविष्य को मैनेजमेंट करने के लिए बनाया गया क्या है आपका एक पिंजरा है। ये कथन किसका है? किसने दिया था ये कथन? एलन, न्यूमैन, कुंच और डोनल या फिर टेरी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एलन। एलन, लुइस एलन के अनुसार नियोजन भविष्य को सुरक्षित करने या उसे पकड़ने का एक जरिया है। एलन क्या बोलते हैं? लुइस एलन की नियोजन जो है, प्लानिंग जो है, भविष्य को सुरक्षित करने का या उसे पकड़ने का एक जरिया है। आप सभी मैनेजमेंट अपने अपने क्षेत्र में करते हैं दोस्तों। जैसे आपका सब ऑडिटर का एग्जाम है तो आप लोग मैनेज कर रहे होंगे चीज़ों को कि किस प्रकार से हम अपना नोट्स तैयार करें, कहाँ से हम पढ़ना है, कैसे रिविज़न करना है ना। जैसे मेरे से काफ़ी लोगों ने अभी पीडीएफ बाय किया हुआ है, ताकि वो भी एक मैनेजमेंट का प्लान है कि वो कम समय में 3-4 दिन अपना जो बचेगा उसको अधिक से अधिक रिवीजन कर सकेंगे। पीडीएफ को प्रिंट आउट कर लेंगे उन लोग और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। तो ये सब मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो एलन इसने कहा था, लुइस एलन ने कहा था कि भविष्य को पकड़ने के लिए नियोजन क्या है? एक पिंजरा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नियोजन प्लानिंग मुख्य रूप से केंद्रित किस पर होती है? भूतकाल पर, वर्तमान पर, भविष्य पर या इनमें से कोई नहीं? आपको अभी मैं बताया दोस्तों, हमेशा क्या होगा? प्लानिंग जो है वो भविष्य पर निर्भर होगा, है ना। किसी भी चीज़ का प्लानिंग कर रहे हैं तो भविष्य के लिए कर रहे हैं, और एग्जीक्यूट जो कर रहे हैं वो वर्तमान कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है नियोजन हमेशा भविष्य के लिए किया जाता है। क्या करना है, कैसे करना है, ठीक, भविष्योन्मुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीतियों का निर्धारण, ठीक है, नीतियों का निर्धारण, पॉलिसी फॉर्मेशन प्रबंधन के किस स्तर का कार्य है? जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करना ये प्रबंधन के किस स्तर का, कौन से लेवल का आपका कार्य होता है? उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर या ये सभी? तो पॉलिसी का फॉर्मुलेशन हमेशा उच्च स्तर पर होता है, टॉप लेवल पर। संगठन की जो आपकी मुख्य नीतियां होती हैं या लक्ष्य होते हैं या रणनीति होती है जो भी, है ना, उसका निर्धारण शीर्ष प्रबंधन अर्थात जो आपका सीईओ होगा या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बजट तैयार करना किस प्रबंधीय कार्य का हिस्सा है? निर्देशन, संगठन, नियोजन या समन्वय? बजट को तैयार करना दोस्तों किसके अंतर्गत आएगा? नियोजन, प्लानिंग के अंतर्गत आएगा। बजट जो है भविष्य की वित्तीय अनुमानों का आपका खाका होता है ना, इसलिए ये नियोजन का एक प्रकार है या उसका उपकरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न है, संगठन ऑर्गेनाइजिंग प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा होता है? संगठन करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, इस प्रक्रिया का पहला चरण क्या होगा? कर्तव्यों का निर्धारण करना, कार्य की पहचान और विभाजन करना, विभागीकरण करना या संबंधों की स्थापना करना? ठीक है, संगठन ऑर्गेनाइजिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है दोस्तों, ये पूछ रहे हैं। तो कार्य की पहचान और विभाजन करना। ठीक है, इसका सही उत्तर है संगठन आपकी जो प्रक्रिया का पहला कदम आपको कुल काम की पहचान करना और उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना ही क्या करना है, उसका ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, ताकि दोहराव ना हो सके। ठीक है, रिपीटेबल चीजें ना हो सके। अगला प्रश्न है, अधिकार सौंपने अर्थात डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कितने मुख्य तत्व होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
परीक्षा में देखने को मिलेगा ये। 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है दोस्तों 3। ठीक है। अधिकार सौंपने के 3 मुख्य तत्व होते हैं, कौन कौन से आपका? एक तो अथॉरिटी होता है, ठीक है, पहला। दूसरा जो है आपका वो हो गया रेस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा जो है आपका वो है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है आपका अधिकार हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए, है ना, अधिकार हिंदी में बोलते हैं इसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जानते हैं, जवाब आपका उत्तरदायित्व होता है, ठीक। और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही होता है। तो ये आपका क्या हो गया? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के 3 मुख्य तत्व कौन कौन से? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा प्रवाहित होता है किस पर? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, समतल रूप में या किसी भी दिशा में? सही उत्तर है दोस्तों नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर की ओर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रवाहित होती है। ठीक है, उत्तरदायित्व जो आपका है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, जवाब देना या काम पूरा करने का दायित्व होता है। ठीक, हमेशा अधीनस्थ से उसके वरिष्ठ अधिकारी की ओर जाता है। अधीनस्थ मतलब नीचे वाला कर्मचारी, और इससे ऊपर की ओर जाएगा, अधिकारी के ऊपर जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है, किस प्रकार के संगठन में नियम और प्रक्रिया पूरी तरह से लिखित और अन्वय होती है? किस प्रकार के संगठन में नियम और प्रक्रिया जो है पूरी तरह से लिखित होगी और अन्वय होगी? अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन, रेखा संगठन या कार्यात्मक संगठन? सही है औपचारिक संगठन, ऑप्शन नंबर बी। औपचारिक संगठन नियम, पदों और लिखित प्रक्रियाओं के तहत आधिकारिक तौर पर बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, जो औपचारिक फॉर्मल जो होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंतर्गत आपका जो नियम है और जो पद रहेंगे वो लिखित प्रक्रियाओं के तहत आधिकारिक तौर पर बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनौपचारिक संगठन अर्थात इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कैसे होता है? अनौपचारिक, औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका निर्माण कैसे होता है? प्रबंधन द्वारा, जानबूझ करके, नियमों और कानूनों के द्वारा, कर्मचारियों के आपसी सामाजिक संबंधों द्वारा या सरकारी आदेश के द्वारा? सही उत्तर है दोस्तों आपके कर्मचारियों के आपसी सामाजिक संबंधों के द्वारा। अनौपचारिक देखिए आपका जो अनौपचारिक संगठन होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो स्वतः बनता है। स्वतः मतलब खुद से बन जाता है। जब कर्मचारी कार्यस्थल पर अपनी सामाजिक और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए बातचीत करते हैं तो उस समय आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हो जाता है दोस्तों, कर्मचारियों के आपसी सामाजिक संबंधों के द्वारा। ठीक है, अगला है निर्देशन अर्थात डायरेक्टिंग, प्रबंधन के किस स्तर पर आवश्यक होता है? जो डायरेक्शन देना या आपको डायरेक्टिंग करना या मैनेजमेंट के किस लेवल पर आवश्यक होता है? उच्च, मध्य, निम्न या सभी? टॉप लेवल, मिड लेवल, लो लेवल या फिर सभी स्तर पर होता है? तो इसका सही उत्तर है सभी स्तर पर होता है दोस्तों। ठीक है, निर्देशन, देखिए निर्देशन मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे? मार्गदर्शन देना और प्रेरणा देना। ठीक है, मार्गदर्शन देना और दूसरा आपका प्रेरणा देना, मोटिवेट करना। ठीक है, तो ये क्या है? हर स्तर पर काम हो रहा है ना, हर स्तर पर जरूरी है, आपके टॉप लेवल में भी, लो लेवल में भी और मिड लेवल में भी। ठीक है, इसीलिए आपका डायरेक्टिंग कौन से लेवल पर है? सभी स्तर पर है। ठीक है ना, ये सभी आपके जो भी सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट, सबका संबंध इससे होता है। ठीक है, अगला है, निर्देशन के मुख्य तत्वों की संख्या कितनी होती है? जो आपका डायरेक्टिंग है उसके मुख्य तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 6। सही उत्तर है दोस्तों 4। ठीक है, निर्देशन के 4 मुख्य स्तंभ कौन से हैं? एक तो हो गया आपका पर्यवेक्षण करना, जिसको सुपरविजन भी बोल सकते हैं या सुपरवाइजिंग भी बोल सकते हैं। दूसरा हो गया आपका कम्युनिकेशन करना, मतलब संचार हो गया, कम्युनिकेशन। ठीक है, तीसरा हो गया आपका नेतृत्व करना अर्थात लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप हो गया आपका। और जो चौथा हो गया सबसे इंपॉर्टेंट अभिप्रेरणा, मतलब कि क्या हो गया? मोटिवेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका निर्देशन के मुख्य तत्वों की संख्या 4, और 4 कौन कौन से? पर्यवेक्षण, संचार, नेतृत्व, अभिप्रेरणा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षण अर्थात सुपरविजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को सजा देना, कार्य की प्रगति की निगरानी और मार्गदर्शन करना, नीतियां बनाना या बजट पास करना? सही उत्तर है दोस्तों इसका कार्य की प्रगति की निगरानी और मार्गदर्शन करना, सुपरविजन करना। ठीक,
पर्यवेक्षण का मतलब ही है कि कर्मचारी आपका जो तय मानकों के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं ये देखना, और उन्हें ऑन द जॉब गाइड भी करना, है ना। परीक्षण करना, सुपरविजन क्या है, कोई कर्मचारी सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, है ना, उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है और उसे गाइड भी करना है साथ ही साथ। तो ये सुपरविजन का मेन काम होता है। नेक्स्ट है निर्देशन की प्रक्रिया चलती है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तिरछी दिशा में, केवल क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इस दिशा में, किस दिशा में, तो सही उत्तर है दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर। जो आपका डायरेक्टिंग चलते रहता है वो आपका नीचे से ऊपर की ओर चलता है। आदेश देंगे, निर्देश देंगे या आपको मार्गदर्शन हमेशा उच्च अधिकारी से अधीनस्थ कर्मचारी की ओर आता है, ठीक है। ऊपर से नीचे मतलब जो आपका जो मेन डायरेक्टिंग कंपनी होगा, मालिक होगा, वो अपने अधीनस्थ उसको बोलेगा कर्मचारी को, फिर वो उसके नीचे आएगा, नीचे कर्मचारी को बोलेगा। तो हमेशा याद रखना है जो डायरेक्शन है किसी भी चीज का, निर्देशन क्या होता है, हमेशा ऊपर से ही नीचे होता है ना। अगला प्रश्न देखिए, समझ गए होंगे दोस्तों, है ना। इसको ऊपर से नीचे चलता है, निर्देशन देना, आदेश देना, मार्गदर्शन हमेशा ऊंचे से उच्च अधिकारी से अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच ही चलता है, ऊपर से नीचे प्रवाहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन का प्रबंधन का क्या कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन को प्रबंधन का क्या कहा जाता है, एक अलग कार्य, प्रबंधन का कार्य, एक अनावश्यक प्रक्रिया या प्राथमिक कार्य। सही उत्तर है दोस्तों, इसे कहा जाता है प्रबंधन का सार, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आपका जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो प्रबंधन का कोई अलग कार्य नहीं होता है ना, बल्कि ये सभी प्रबंधीय कार्यों का मूल सार है। बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है समन्वय की आवश्यक प्रबंधन के किस स्तर पर होती है। कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता प्रबंधन के किस स्तर पर होती है बोल रहा है, उच्च, मध्य, निम्न या सभी स्तर। तो भाई सभी स्तर पर होगा, बिना कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आपको नीचे लो लेवल पे भी चलेगा, मिड लेवल पे भी चलेगा, आपका टॉप लेवल पे भी चलेगा, सभी स्तर पर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समन्वय, समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन को स्थापित किया जाता है समूहों के बीच, विभागों के बीच, कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच, या फिर उपरोक्त सभी के बीच। भाई उपरोक्त सभी के बीच होगा, है ना। आपका कोऑर्डिनेशन को उद्देश्य संगठन के आपके सभी हिस्से, लोगों और उसके प्रयासों को एक दिशा में मिलाना है, कोऑर्डिनेशन करना है। बिना कोऑर्डिनेशन के आपका कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है ना। आप यदि मान लीजिए अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, आपका कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा अपनी टीम के बीच में, तो आप यहाँ पर गोल नहीं मार पाएंगे, ठीक है ना, आपसे बॉल छिना जाएगा। लेकिन अगर आप 11 के 11 प्लेयर लोगों के बीच में क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, एक दूसरे को समझेंगे, बातचीत करेंगे, तभी बॉल सही ढंग से पास होकर के आपके यहाँ पे गोल हो पाएगा, ठीक है। आप लोग बताएंगे दोस्तों कि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। हालांकि ये हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना जानकारी होना चाहिए कि वर्तमान में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और ये कहाँ आयोजित हो रहा है और कितने कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ। अभी छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं आगामी एग्जाम्स के लिए, तो वो लोग उससे भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस, लैंग्वेज की क्लासेस, जीएस की क्लासेस भी यहाँ पर निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मतलब फ्री कंटेंट मिल रहा है, आप ही लोगों के लाभ के लिए। कुछ ना कुछ आप लोग सीख के जाएंगे, कुछ ना कुछ आपकी परीक्षा में काम आएगा ही, इसलिए ज़रूर से जुड़े रहें हमेशा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि हम भी यहाँ पर आप लोगों को और बेटर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। चलिए, नियंत्रण अर्थात कंट्रोलिंग का संबंध किससे होता है, ठीक है। कंट्रोलिंग का संबंध मुख्य रूप से किससे है, केवल नियोजन से, केवल संगठन से, परिणामों के मूल्यांकन और सुधारात्मक कार्रवाई से, या केवल सजा देने से। सही उत्तर है रिजल्ट, परिणामों के मूल्यांकन और सुधारात्मक आपकी कार्रवाई से, है ना। नियंत्रण का मुख्य काम ही यह है कि आपका देखना है कि वास्तविक परिणाम तय योजना के अनुरूप हो रहा है या नहीं, या और गड़बड़ी होने पर उसे क्या करना है, कंट्रोल करके ठीक करना है ना। अगर कुछ परेशानी समझ में आ रहा है तो उसको ठीक भी करना है, रेक्टिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नियंत्रण अर्थात नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है। नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का पहला चरण क्या है, वास्तविकता कार्य का मापन, मानकों का निर्धारण, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, विचलनों का विश्लेषण या सुधारात्मक कार्रवाई। पहला चरण कौन सा होता है, तो मानकों का निर्धारण, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो आपके एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, उसी के अनुरूप कार्य हो रहा है कि नहीं ये देखा जाता है। यही आपका क्या है, पहला चरण है, पहला चरण, ठीक है ना। भाई नियंत्रण तभी हो सकता है जब पहले से कोई पैमाना जो आपका मानक है उसको सेट किया हो। जैसे मान लो 100 यूनिट रोज बनाना है, ये तय हो,
तो जिसे आपका वास्तविकता काम की तुलना की जा सकती है कि काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है नियंत्रण प्रबंधन का कौन सा कार्य है। जो कंट्रोलिंग है प्रबंधन का कौन सा कार्य है। प्रथम, द्वितीय, अंतिम, तृतीय। वेरी इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में आ सकता है दोस्तों। ठीक है। परीक्षा में तो हालांकि सभी क्वेश्चंस जितने मैं आपको कराए हुए किसी न किसी राज्य के सब ऑडिटर और ऑडिटर के एग्जाम में ये परीक्षा में प्रश्न आए हैं, और जो संभावना बन सकती है वो क्वेश्चन को भी यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। ठीक है। तो ये अंतिम चरण का हिस्सा है दोस्तों, है ना। जो कंट्रोलिंग है ये प्रबंधकीय कार्य के चक्र में जो नियोजन पहला और नियंत्रण सबसे आखिरी है। प्लानिंग को याद रखना हमेशा कौन सा है, फर्स्ट लेवल है, जबकि आपका कंट्रोलिंग क्या है, लास्ट। ठीक है, लास्ट लेवल पे है ना, ध्यान रखेंगे। अंतिम, ठीक है। पहला कौन सा, प्लानिंग, और नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग सबसे आखिरी कार्य माना जाता है। नेक्स्ट है नियंत्रण और नियोजन के बीच क्या संबंध है। जो कंट्रोलिंग है और आपका प्लानिंग के बीच क्या संबंध है। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। नियोजन अंधा है और नियंत्रण पीछे देखता है। नियोजन आगे देखता है और नियंत्रण पीछे देखता है, तथा दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, या फिर दोनों का कोई संबंध नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नियोजन आगे देखता है, बिल्कुल, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की होती है, और नियंत्रण पीछे देखता है, मतलब क्या काम हुआ है, कैसे है, तथा दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं, है ना। नियोजन भविष्य की योजना बनाता है, आगे देखना है, और नियंत्रण बीते हुए काम का मूल्यांकन करता है। ठीक है, जैसे पीछे देखना कहलाता है। बिना नियोजन के नियंत्रण का कोई आधार नहीं होता। ठीक है, बिना प्लानिंग का आपका कंट्रोलिंग कैसे होगा। प्लान करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे आप उसे। ठीक। नेक्स्ट है प्रबंधकीय कार्य, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का अर्थ क्या है। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, है ना, प्रबंधकीय कार्य, प्रबंधकीय निर्णय। ठीक है, केवल आदेश देना, विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना, दूसरों पर दोष मढ़ना, या बिना सोचे समझे काम करना। प्रबंधकीय निर्णय, इसका अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, सही उत्तर है विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनना। ठीक है, निर्णय लेने का मूल अर्थ ही है कि उपलब्ध रास्तों में से सबसे तार्किक और बेहतर रास्ते को चुना जा सके। निर्णय लेने का सबसे बेस्ट चीज क्या है दोस्तों, है ना, कि कोई आपका क्या है, सबसे आपका बेहतर हो और तार्किक रास्ते को चुनना। ठीक है। नेक्स्ट है निर्णय लेने की प्रक्रिया का पहला तार्किक चरण क्या है। निर्णय लेना की, है ना, डिसीजन लेने की प्रक्रिया का पहला तार्किक चरण क्या है। समस्या की पहचान करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, निर्णय को लागू करना, या डेटा एकत्र करना। सही उत्तर है दोस्तों समस्या की पहचान करना। सबसे पहले प्रॉब्लम की पहचान करेंगे, है ना, तभी तो उसको अपन लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो उसका पहला जो तार्किक चरण क्या होता है कि आपका समस्या का पहचान करना। जब तक आपको सटीक रूप से ये नहीं पता चलेगा कि समस्या का या उसका अवसर क्या है, या आकार क्या है, किस प्रकार का समस्या है, तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, और ना ही इस पर नियोजन किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है निर्णय लेना किस प्रकार की गतिविधि है। जो निर्णय लेंगे वो किस प्रकार की गतिविधि है। केवल शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, केवल यांत्रिक, या इनमें से कोई नहीं। होता है मानसिक और बौद्धिक होता है। ठीक है, निर्णय लेने में गहराई से सोचना, उसका विश्लेषण करना और निर्णय क्षमता की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीमित समझ या सीमित तार्किकता, बाउंडेड रैशनैलिटी का निर्णय मॉडल किसने दिया था। याद रखेंगे बाउंडेड रैशनैलिटी का, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परीक्षा में जितने प्रश्न मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो किसी न किसी राज्यों में आए हुए हैं, इसलिए आप इसे अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो रट लें। ठीक है ना, काफ़ी लोगों ने PDF बाय किया हुआ है, और उन लोग सिर्फ और सिर्फ इसको क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं, पलटा रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं। तो आप लोग चाहें तो बाय कर सकते हैं। ओनली 99 रुपीज़ का मैंने प्राइस रखा है, और इसमें आप लोगों को 15 से 20 PDF मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो परीक्षा के लिए बहुत रामबाण साबित होगा आपको। ठीक है, बाकी आप लोग इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सीमित समझ या सीमित तार्किकता, बाउंडेड रैशनैलिटी का निर्णय का मॉडल किसने दिया था। पीटर ड्रकर, हर्बर्ट साइमन, हेनरी फ्योल, या FW टेलर। सही उत्तर दोस्तों हर्बर्ट साइमन। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता है हर्बर्ट साइमन। इन्होंने आपका बाउंडेड रैशनैलिटी का सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार इंसान के पास जो आपका सीमित जानकारी और समय होता है, इंसान के पास बाउंडेड मतलब बंधा हुआ, मतलब आपका संकुचित हो चुका है, कवर्ड हो चुका है। तो इंसान के पास क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आपका जो सीमित जानकारी है और सीमित समय होता है, इसलिए वो पूर्णतः आदर्श नहीं बल्कि संतोषजनक निर्णय लेता है ना। जो इंसान है वो आपका आदर्श नहीं बल्कि क्या करता है, संतोषजनक निर्णय लेता है, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन। ठीक,
इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा इसे। संचार कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिट से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? विशेष, सामान्य, गुप्त या लिखित। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका उत्तर सामान्य, कॉमन। ठीक है, सामान्य अर्थात कॉमन। ठीक। कम्युनिस्ट का अर्थ है विचारों या सूचनाओं को साझा करना और उन्हें दोनों पक्षों के बीच में क्या करना? सामान्य करना या कॉमन बनाना। कम्युनिस्ट का अर्थ क्या है? जो आपके विचार हैं या सूचना जानकारी जो है उसको साझा करके उन्हें दोनों पक्षों के बीच में क्या करना है? सामान्य करना है, कॉमन बनाना है ना। मतलब मान लीजिए कम्युनिकेट करना है, ये एक व्यक्ति के पास है, अब जो भी इंफॉर्मेशन है इसके पास गया है, इसके पास है तो इसको दे रहा है, तो इसको भी क्या कर रहे हैं? वो जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब दोनों के पास क्या हो गया? इक्वल हो गया, सामान्य हो गया, है ना। जो जानकारी इसके पास थी वो इसको भी मिल गई अब। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न, संचार प्रक्रिया में संदेश को प्रतीकों का या शब्द में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचार की जो प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है, उसमें संदेश के जो प्रतीक हैं या शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डिकोडिंग, एनकोडिंग, फीडबैक, मीडियम। सही उत्तर है दोस्तों, इसका आंसर एनकोडिंग। खनम, एनकोडिंग क्या होता है? अपने विचारों को शब्दों को या संकेतों या चित्रों के रूप में बदलना, ड्राफ्ट कर देना, इसी प्रक्रिया को एनकोडिंग कहते हैं। और इसको जब रिसीवर के पास पहुंचाना होता है, पहुंचने से पहले डिकोडिंग कर दिया जाता है ना। और उसी डिकोडिंग के माध्यम से उसको क्या होता है, फिर वो समझ पाता है कि ये चीजें क्या लिखी हुई हैं। तो एनकोडिंग आपका क्या है? ड्राफ्टिंग कर दे रहा है। ड्राफ्टिंग करना मतलब कि जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है उसको शब्द, संकेत या चित्रों के रूप में बदल रहा है। ठीक है, इसी को एनकोड कहते हैं। नेक्स्ट है, संचार तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि संदेश भेजा ना जाए, संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा समझा ना जाए और फीडबैक ना मिले, संदेश टाइप ना किया जाए या संदेश का रिकॉर्ड ना किया जाए। तो संचार तब तक पूरा नहीं होता है जब तक आपको प्राप्तकर्ता को ये समझ ना पाए और उसको वो फीडबैक ना मिल पाए। ठीक है, ठीक है। संचार क्या? दो तरफ की प्रक्रिया है। ये तभी पूर्ण होती है जब रिसीवर संदेश का सही अर्थ समझ करके अपनी प्रतिक्रिया अर्थात फीडबैक देता है। नेक्स्ट है, अंगूरलता अर्थात ग्रेप वाइन संचार का संबंध किससे होता है? ग्रेप वाइन संचार का संबंध किससे होता है? औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार, लिखित संचार या दृश्य संचार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनौपचारिक संचार। अफवाहों या कार्यस्थल पर आपसी जो गॉसिप को अंगूरलता कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई निश्चित उद्यम या आपका रास्ता नहीं होता। अंगूर के गुच्छे के समान इधर से उधर टकराते रहती है और उसी प्रकार का जो कम्युनिकेशन चलता रहता है उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, संगठनों में समान स्तर के अधिकारियों के बीच होने वाला संचार को क्या कहते हैं? जो संगठन है उसके समान स्तर के अधिकारियों के बीच होने वाला जो संचार है उसको क्या कहा जाता है? डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल या विकर्णीय। इसके बीच में अधिकारियों के बीच होने वाले संचार को। सही उत्तर है दोस्तों आपका समतल या आपका क्षैतिज संचार। जब एक ही स्तर के लोग जैसे कि आपका प्रोडक्शन मैनेजर और आपका सेल्स मैनेजर बैठे हैं, आपस में बात करते हैं तो उसे आपका हॉरिजॉन्टल, आपका क्षैतिज संचार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, डायगोनल नेतृत्व, लीडरशिप। लीडरशिप का मुख्य आधार क्या होता है? पद और अधिकार, अनुयायी अर्थात फॉलोवर्स का होना, सी आपका शारीरिक शक्ति या कठोर नियम। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुयायी फॉलोवर्स। डायगोनल नेतृत्व, लीडरशिप का मुख्य आधार क्या होता है? ये प्रश्न था। देखिए, बिना फॉलोवर्स या अनुयायियों के कोई भी व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता। नेतृत्व दूसरों को प्रभावित करने के लिए एक कला है। ठीक है, दूसरों को प्रभावित करने की एक कला क्या है? आपका नेतृत्व करता। नेतृत्व, लीडरशिप वह नेतृत्व शैली जिसमें सारे अधिकार नेता के पास केंद्रित होते हैं। सारे अधिकार नेता के पास केंद्रित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक अर्थात लोकतांत्रिक, निरंकुश ऑटोक्रेटिक, मुक्त लगाम लेसीज फेयर या नौकरशाही ब्यूरोक्रेटिक। सही उत्तर है ऑटोक्रेटिक भाई, निरंकुश, है ना। निरंकुश अर्थात क्या हो गया आपका यहाँ पे? निरंकुश मतलब कि तानाशाही। इस शैली में नेता किसी से सलाह नहीं लेता, सारे निर्णय खुद करता है और सिर्फ आदेश देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली की विशेषता क्या होती है? डेमोक्रेटिक, है ना। डेमोक्रेटिक लीडरशिप शैली की विशेषता क्या होती है? नेता अकेले निर्णय लेता है, नेता अधीनस्थों से परामर्श और चर्चा करके निर्णय लेता है, नेता कोई हस्तक्षेप नहीं करता, या नेता सारे काम कर्मचारियों पर छोड़ देता है। भाई ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, नेता अधीनस्थ जो उसके नीचे के जो कर्मचारी है उनसे परामर्श लेता है और चर्चा करके निर्णय लेता है। भाई लोकतांत्रिक शैली में टीम की सहभागिता पर जोर दिया जाता है जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्त लगाम अर्थात लेसिस फेयर नेतृत्व शैली कहाँ सबसे उपयुक्त होती है ना? मुक्त लगाम, जहाँ कर्मचारियों पूरी तरह से कुशल, शिक्षित और आत्मनिर्भर हो, जहाँ कर्मचारी नए और अकुशल हो, या फिर आपातकालीन स्थितियों में, या फिर सेना में।
सही है, जहाँ कर्मचारी आपका पूरी तरह से कुशल हो, शिक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। ठीक है, मुक्त लगाम शैली में नेता हस्तक्षेप नहीं करता है इसमें। ये केवल तभी सफल है जब कर्मचारी अपने काम में माहिर हो, उन्हें निगरानी की जरूरत ही नहीं होती, वो सब कुछ जानते हैं, शिक्षित हैं, एबल हैं, अपने सक्षम है बनाने में, उस कार्य को करने में। तो यहाँ पर आपको मुक्त लगाम फ्री कर दिया जाता है, लेस इज फ्री, है ना। कोई भी प्रकार का यहाँ पर प्रेशर नहीं दिया जाता, आप अपने कार्य स्वेच्छा से कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। नेक्स्ट है मैनेजरियल मैनेजरियल ग्रिड, अर्थात मैनेजरियल जो ग्रिड होती है मॉडल, इसका प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है आपके। पुंच और ऑर्डिनल, ब्लैक और माउंटेन, फ्रेड फ्रीडल या हर्जबर्ग? सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक और माउंटेन। ब्लैक और मोटेन, ठीक है। ब्लैक और मोटेन जो आपका रॉबर्ट ब्लैक के नाम से जाने जाते थे, और जैन मोटेन, इन्होंने 1964 में 1964 में 64 में मैनेजरियल ग्रेड दिया था, है ना। जो प्रोडक्शन काम और जो पीपल जो होते हैं लोग, इसके प्रति प्रबंधक के सरोकार को एक ग्रिड बना दिया था, मतलब 9x9 का ग्रिड बनाया था इन्होंने, ये दिखाया था ग्रिड बना करके। किसके किसके बीच में? जो आपके प्रोडक्शन काम और जो आपका पीपल जो लोग हैं उनके प्रति प्रबंधक के सरोकार को। ठीक है, बाकी आप नाम याद रखिएगा, ब्लैक एंड माउंटेन ने आपका मैनेजरियल ग्रेड कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, अर्थात मोटिवेशन का उद्देश्य क्या होता है? कर्मचारियों पर दबाव बनाना, बिल्कुल गलत। कर्मचारियों के कार्यों के प्रति स्वेच्छा से उत्साहित करना, कर्मचारियों का वेतन काटना या कर्मचारियों का तबादला देना। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अब देखा जाए तो प्रेरणा जो है आपका आंतरिक आंतरिक प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है जो किसी व्यक्ति को संगठन के लक्ष्यों के लिए अपनी मर्जी से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है ना। व्यक्ति को क्या करते हैं, या मतलब जो भी संगठन में है उनके लक्ष्यों को अपनी मर्जी से सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। अगला है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, अर्थात हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है, बता दिया मैंने आपको, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, अब्राहम मैस्लो, डगलस मैकग्रेगर या विक्टर बूम। सही उत्तर है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने क्या किया था दोस्तों? 1943 में इंसानी जरूरतों का पदानुक्रम सिद्धांत, अर्थात नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी दिया था। ठीक है, इंसानी जरूरतों के लिए किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। नेक्स्ट है, मैस्लो के अनुसार मनुष्य की सबसे प्राथमिक और बुनियादी आवश्यकता कौन सी होती है? अब्राहम मैस्लो के अनुसार मनुष्य की सबसे प्राथमिक जो है और बुनियादी जो है आवश्यकता कौन सी होती है? सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकताएं या आत्मविश्वास की आवश्यकता? सही उत्तर है दोस्तों शारीरिक आवश्यकता। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स जिसे बोला जाता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। रोटी कपड़ा मकान, आपने सुना होगा, रोटी कपड़ा मकान, पानी और नींद जैसे आपको बुनियादी जरूरतें मैस्लो के पिरामिड में सबसे नीचे और सबसे पहले आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न किया जा चुका है और इस बार भी संभवतः ये बन सकता है प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में। मैस्लो के अनुसार मनुष्य की सबसे प्राथमिक और बुनियादी जो आवश्यकता कौन सी है? तो शारीरिक आवश्यकता जो है, रोटी कपड़ा मकान पानी नींद इत्यादि जो आपको बेसिक नीड्स होते हैं, जो आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं, वो होता है। और ये सबसे पहले और सबसे नीचे में रखा गया है मैस्लो के पिरामिड में। ठीक है, नेक्स्ट है हर्जबर्ग के द्विघटक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी में कौन सा दो कारक शामिल है? टू फैक्टर थ्योरी में कौन से वो दो कारक शामिल है? मौद्रिक और अमौद्रिक कारक, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, आंतरिक और बाहरी कारक, या फिर आपका हाइजीन आरोग्य कारक, और या फिर साथ ही साथ प्रेरक मोटिवेटर कारक, या फिर प्राथमिक और द्वितीयक कारक? सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, हाइजीन। और हाइजीन मतलब आरोग्य कारक और प्रेरक अर्थात मोटिवेटर कारक। ठीक है, हर्जबर्ग ने मोटिवेशन को दो भागों में बांटा था। एक तो हाइजीन कारक जो असंतोष दूर करता है, हाइजीन मतलब क्या हो गया यहाँ पे? असंतोष को दूर करता है। और जो मोटिवेटर से जो संतुष्टि और प्रेरणा देता है। ठीक है, तो ये टू फैक्टर थ्योरी था आपका हर्जबर्ग द्विघटक सिद्धांत, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न है, हर्जबर्ग के अनुसार वेतन और कार्य की परिस्थितियां किस प्रकार के कारक हैं? जो वेतन होता है और जो कार्य की परिस्थिति होती है किस प्रकार के कारक है? प्रेरक कारक, मोटिवेटर कारक हो गया, या हाइजीन या आरोग्य कारक, हाइजीन फैक्टर्स, या सामाजिक कारक या आत्मसम्मान कारक? तो सही उत्तर है दोस्तों हाइजीन या आपका आरोग्य कारक। हर्जबर्ग के अनुसार वेतन नीतियां और काम का माहौल केवल असंतोष को रोकता है। बिल्कुल, ये काम करने के लिए अतिरिक्त रूप से प्रेरित नहीं करता, लेकिन अगर ना हो तो कर्मचारी इसमें काम छोड़ देते हैं। वेतन और जो कार्य की परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या बोला था आपका कि नीतियां और काम का माहौल केवल असंतोष को रोकता है,
है ना। ये काम करने के लिए अतिरिक्त रूप से आपको प्रेरित नहीं कर रहा, लेकिन अगर काम ना हो तो लोग, मतलब अगर ना हो, आपको वेतन ना हो तो लोग काम को छोड़ देंगे। ठीक। नेक्स्ट है डगलस मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर ने अभिप्रेरणा के कौन से दो विपरीत सिद्धांत दिए हैं, कौन से दो अपोजिट सिद्धांत दिए हैं? सिद्धांत ए बी, सिद्धांत एक्स वाई, सिद्धांत एक दो, या सिद्धांत हाइजीन और मोटिवेशन? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिद्धांत एक्स और वाई। डगलस मैक्सवेयर ने मानव स्वभाव के दो पहलू बताए हैं। एक थ्योरी एक्स, अर्थात जिसको आपका नकारात्मक या आलसी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। एक्स को थ्योरी कौन सा है आपका? आलसी या आपका नेगेटिव, या आपका बोल सकते हो आलसी या नकारात्मक। ठीक है। और दूसरा वाई जो है, वाई थ्योरी है ना, ये आपका सकारात्मक है, ये आपका सकारात्मक या महत्वाकांक्षी। ठीक। तो ये आपका हो गया दोनों चीजें, डगलस मैक्सवेल के अभिप्रेरणा के दो विपरीत सिद्धांत, एक्स और वाई, जहां एक्स क्या है? आलसी और नकारात्मक को शो करता है थ्योरी, और वाई जो थ्योरी है आपका वो सकारात्मक और महत्वाकांक्षी को शो करता है। ठीक है। डगलस बर्गर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों के लिए छांट छांट के प्रश्न लेके आया हूं मैं, इसे पढ़ ही लीजिएगा, याद कर ही लीजिएगा। मैकग्रेगर के सिद्धांत एक्स थ्योरी के अनुसार कर्मचारी स्वभाव से कैसे होते हैं? काम के प्रति वफादार और मेहनती, कामचोर, आलसी और जिम्मेदार से बचने वाले, या अत्यधिक रचनात्मक, या फिर आत्मनिर्भर? अभी बताया हूँ, एक्स एक्स मतलब आपका कामचोर, आलसी और जिम्मेदारी से बचने वाले। बताया हूँ अभी जस्ट एक्स और वाई सिद्धांत, जहाँ एक्स क्या है आपका नकारात्मक हो गए, और जहाँ कामचोर हो गए, आलसी हो गए, और वाई थ्योरी क्या, वाई वाले जो है सकारात्मक हो गए, महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। तो यहाँ पे एक्स के बारे में पूछा है तो कामचोर, आलसी और जिम्मेदारी से बचने वाले जो लोग होते हैं। ठीक है। एक्स मानते हैं कि औसत इंसान काम करना पसंद नहीं करते, और जो काम करने के लिए डराना या सख्त निर्णय रखना इनके लिए जरूरी हो जाता है काम निकलवाने के लिए इनसे। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, एक्सपेक्टेंसी से थ्योरी किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभिप्रेरणा मोटिवेशन का प्रत्याशा सिद्धांत, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दिया था? विक्टर ब्रूम, बीएफ स्कैनर, विलियम ओची, या डेविड मैकलीलैंड? सही उत्तर है विक्टर ब्रूम। ठीक है। ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत 1964 पर आया था, और इस बात पर आधारित है कि व्यक्ति का व्यवहार इस उम्मीद पर निर्भर करता है कि उसके प्रयास से कैसा परिणाम का इनाम मिलेगा, है ना। विक्टर ब्रूम ने सिद्धांत दिया था, और उन्होंने इस बात पर फोकस किया था कि जो व्यक्ति का व्यवहार है वो इस उम्मीद पर निर्भर करता है कि उसका प्रयास कैसा परिणाम होगा। ठीक है। उसी के हिसाब से उनको इनाम मिलेगा। यही इनका प्रत्याशा, एक्सपेक्टेंसी कहता है, एक्सपेक्ट करने लग जाता है। ठीक है। काम के अनुसार उनको ट्रीट किया जाएगा, उनको ऐसा इनाम दिया जाएगा। विक्टर ब्रूम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अमौद्रिक अर्थात नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर है? ठीक है। अमौद्रिक अभिप्रेरक अर्थात नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर है। बोनस, पदोन्नति, प्रशंसा और मान्यता, चिकित्सा भत्ता, या सेवानिवृत्ति लाभ? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी, पदोन्नति, प्रशंसा और मान्यता। ठीक है। प्रशंसा, सम्मान और काम की सराहना, है ना, जो प्रशंसा करना या सम्मान देना या काम की सराहना गैर वित्तीय अर्थात अमौद्रिक तरीके हैं, जो कर्मचारी की मानसिक और सामाजिक जरूरतों को संतुष्ट करता है ना भाई। अब गैर वित्तीय बोल रहे हैं मतलब क्या? पदोन्नति, प्रमोशन दे दिया, यहाँ पे प्रशंसा कर दिया, मान्यता दे दिया, जॉब का रिकग्निशन दे दिया उसको, तो ये क्या है? आपके काम की सराहना कर रहा है। गैर वित्तीय अमौद्रिक तरीके हैं जो कर्मचारी की आपका क्या कर रहे हैं? मानसिकता और सामाजिक जरूरतों को संतुष्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है नियोजन और नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी लगा दिया है, ओके सही इसका। नेक्स्ट है नियोजन और नियंत्रण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नियोजन मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि नियोजन के बिना नियंत्रण असंभव है, और नियंत्रण के बिना नियोजन अर्थहीन है। दोनों एक दूसरे के केवल लाभ का कमाना है, दोनों केवल उच्च प्रबंधन के द्वारा किया जाता है, या दोनों स्वतंत्र है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, अभी बताया हूँ। नियोजन के बिना नियंत्रण असंभव है, और नियंत्रण के बिना नियोजन अर्थहीन है। नियोजन नियंत्रण को क्या करता है? मानक टारगेट देता है। जो प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग को क्या करता है? टारगेट देता है। और नियंत्रण ये पक्का करता है कि नियोजन सफल हुआ है कि नहीं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संचार में आने वाली जो भाषाई बाधा है, आपका सेमेंटिक बैरियर का उदाहरण कौन सा है? भाषाई जो आपका बाधा आते हैं, सेमेंटिक बैरियर आते हैं संचार में, कम्युनिकेशन में, वो उदाहरण किसका है? खराब स्वास्थ्य का, तकनीकी या अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग, या अविश्वास या संज्ञानात्मक नियम? सही उत्तर है दोस्तों तकनीकी या अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग, है ना। भाषा, व्याकरण या कठिन आपका जो प्रॉब्लम आ जाता है, टेक्निकल इशू आता है तकनीकी शब्दों का, है ना, जिसको जार्गन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? जार्गन्स, है ना। इनके कारण होने वाली जो समझ की कमी को सेमेंटिक या आपका भाषाई बाधा कहा जाता है, सेमेंटिक बैरियर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
फीडबैक का संचार प्रक्रिया में क्या महत्व है? फीडबैक का ये सुनिश्चित करता है कि संदेश सही ढंग से प्राप्त और समझा गया है। इस संदेश को गुप्त रखता है, इससे समय की बर्बादी होती है। ये केवल औपचारिक संचार में जरूरी नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। ये सुनिश्चित करता है कि संदेश सही ढंग से प्राप्त और समझा गया है कि नहीं। फीडबैक मिलने पर ही आपका सेंडर को पता चलता है, सेंडर जो भेज रहा है ना, कि उसका संदेश बिना किसी त्रुटि के रिसीवर तक पहुंच गया है और रिसीवर ने उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करके समझ लिया है। समन्वय कोऑर्डिनेशन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? यह एक बार किए जाने वाला कार्य है? नहीं। ये एक सतत कंटिन्यूस प्रक्रिया है? बिल्कुल हाँ। ये केवल बड़े संगठनों में होता है? नहीं, छोटे संगठनों में भी होता है, सबके साथ होता है। ये एक स्वैच्छिक कार्य है? स्वैच्छिक कार्य तो है ही है, लेकिन ये क्या है? एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है। समन्वय कोई एक बार काम नहीं होता। जब तक संगठन क्रियाशील है तब तक हर समय तालमेल बनाए रखने के लिए ये आपका जरूरी है। इसी को एक कोऑर्डिनेशन कहते हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेप अधिकार सौंपने अर्थात डेलीगेशन। अधिकार जो सौंपना है डेलीगेशन बोलते हैं जिसे। इनमें से कौन सी चीज अधीनस्थों में नहीं सौंपी जा सकती? नीचे के कर्मचारी को अधीनस्थ कहते हैं, है ना। कार्यभार या जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। अंतिम जवाबदेही अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी। अधिकार अथॉरिटी या इनमें से कोई नहीं। भाई अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी अंतिम जवाबदेही इनको नहीं सौंपा जाता। इनसे भले ही ये कार्यभार कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल दिया जा रहा है, ऑथराइज किया जाएगा इनको, ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी इनको नहीं दिया जाएगा, है ना। एक मैनेजर अपना काम और अधिकार दूसरों को सौंप सकता है, लेकिन उस काम के गलत होने पर अंतिम जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? जवाब देने की जिम्मेदारी हमेशा उसी मैनेजर की होगी, उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट है मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, पदानुक्रम में सबसे अंतिम या सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है सामाजिक आवश्यकता, आत्मविकास या आत्म वास्तविकता की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या फिर सम्मान की आवश्यकता, या फिर सुरक्षा की आवश्यकता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आत्मविकास या आत्म वास्तविकता की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। क्या होता है मैस्लो के पदानुक्रम में सबसे शीर्ष पर आपका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, सबसे टॉप पर कौन सा रहेगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, जिसका अर्थ है वो सब कुछ बनना जिसके व्यक्ति योग्य हो, है ना। सब कुछ मतलब उसको पूरे तरह से वर्सेटाइल कर देना, है ना। सब कुछ बनाना उसका या बनना जिससे व्यक्ति योग हो, अपनी पूरी क्षमता को हासिल करना, इसको बोलते हैं अपना बेस्ट देना और अपना पूरी क्षमता को हासिल करना। ठीक है। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आपका पदानुक्रम में सबसे अंतिम या सबसे सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? आत्मविकास या आत्म वास्तविकता की आवश्यकता। ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग जरूर से लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें ताकि वो भी इसे पढ़ करके आगे बढ़ सकें। ध्यान रखेंगे दोस्तों, समय कम है, रिवीजन करते चलिएगा। नया पढ़ते अभी नया भी पढ़िए, साथ ही रिवीजन भी करते चलिए, और लास्ट के 3-4 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ जितना पढ़े उसका रिवीजन ही करना है, नया नहीं पढ़ना है। ठीक है। जो लोग PDF बाय कर सकते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि सर PDF चाहिए। हमारा नंबर है 8962530503। ठीक है। इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और PDF बाय कर सकते हैं दोस्तों। ओनली 99 रुपीज़ है, और अभी आने वाले दिनों में लगभग 10 से 15 आपको PDFs और प्रोवाइड कराया जाएगा। टोटल लगभग आपके 20 PDFs के आसपास आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। मतलब आप देखा जाए तो 1000 प्रश्नों की यहाँ पर संख्या हो जाएगी, 1000 प्लस प्रश्नों की यहाँ पर, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन खत्म करते हैं यहीं पर, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट देखेंगे, जहाँ हम उसको और विस्तार से पढ़ा अपन डिटेलिंग के साथ करेंगे, जिसमें हम लोग थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।